हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट 2। वैसे यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ वैरायटी के सवाल और जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, कुछ एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से बचे हुए थे जो मैं आपको करा दूं तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे अगला लेक्चर जो होगा वो मेन होगा, जहां पे कोलिजन एक मेन एप्लीकेशन कह सकते हैं जिसे मोमेंटम कंजर्वेशन का, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तुम तो जानते ही होंगे, और अब तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो भाई मेरी कई बातें इंपॉर्टेंट तो होने वाली है। तो भाई नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट है, डीपीपी सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है। डीपीपी में कोई समस्या आएगी तो भाई मैं बैठा हूं, उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाता हूं, वो वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो आपको करना यह है, नोट्स बनाने, डीपीपी सॉल्व करनी है, वीडियो सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चंस की दबा के प्रैक्टिस करनी है। भाई जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट तुम लोगों को मिलेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना फायदा तुम्हें रहेगा। तो भाई जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही बेनिफिट लेके जाओगे। तो क्वेश्चंस में कभी मक्कारी मत करना, ठीक है। क्वेश्चंस जरूरी है, करना है तो करना ही है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसके अलावा बेटा प्रीवियस ईयर सवाल, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ के ये जानना कि भाई उस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इनको हल्के में मत लेना बेटा। तो आपकी प्रिपरेशन बस इतनी है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी सॉल्व करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, दैट्स इट बस। इसके अलावा जो भी काम है वो हमारा है। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आस्क योर डाउट करके आपको एक लिंक अवेलेबल हो जाएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहां पे। इसके अलावा आपके टेस्ट पेपर्स जो है वो आने वाले हैं ऑलमोस्ट, बस कुछ ही टाइम में आपके पास मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइडेंस वगैरह तो आपको देखो लाइव सेशंस होते रहते हैं, वहां पे हम आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको प्रिपेयर करनी चाहिए। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन्स आपको एग्जाम आने से पहले मिल जाएंगे और बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत जल्द अवेल हो जाएगी यहाँ पे। तो हर एक चीज जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलती जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये सारी चीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम टू टाइम पे। तो आप बस इसी बात पे फोकस करो कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे लेके जा रहे हो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो आज कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही है। मोमेंटम कंजर्वेशन तुम्हें पता ही है कब लगता है, जब किसी भी सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मोमेंटम का कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो बेटा आज का सवाल पहला वाला ये कहता है कि यहां पे फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक्स कोलाइड। अब एक और सवाल मोमेंटम कंजर्वेशन पे कैसे आता है कि भाई यहां पे दो ब्लॉक्स है, जब ये ब्लॉक्स आपस में टकराएंगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये आपको बताना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में आपको पहली बात तो यही देखनी पड़ेगी क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है। अगर भाई साहब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो उस केस में मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सही सर यहां पे अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो सकता। बट मैं देख रहा हूं कि क्या कोई आया जिसने 2 kg को धक्का मारा और जबरदस्ती इससे टकरवाया, नहीं सर। क्या कोई आया जिसने 5 kg को धक्का मार के इससे टक्कर करवाई, नहीं तो सर। 2 kg वाला और 5 kg वाला आपस में क्यों टकराए, क्योंकि सर 5 kg की स्पीड कम थी, 2 kg की स्पीड ज्यादा थी, मतलब इनका आपसी मामला, हम उसमें बीच में नहीं पड़े। क्या कोई बाहर से आया जिसने इसको पकड़ के ऐसे टक्कर करवाई है, नहीं ना, नहीं आया कोई भी। तो भाई अगर कोई नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सकता है। बोल दो ये वाली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स एक बार के लिए हम जीरो कर दें यहां पे तो चल जाएगी बात। भाई अगर बाहर से कोई भी नहीं आया तो इस पे पूरे सिस्टम में कौन हो गया, ब्लॉक्स। सिस्टम में कौन कौन है, ये दोनों ब्लॉक्स और ये स्प्रिंग और ये दोनों ब्लॉक्स, ये कौन है, सिस्टम है बेटा। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और अगर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर हो जाएगा बेटा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। तो भाई इनिशियली सर ये 2 kg वाला ब्लॉक, इनिशियली ये 2 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है 10 मीटर से पर सेकंड से, और ये 5 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ये इनिशियली बेटा। फाइनल सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनेगी इसकी।
फाइनल सिचुएशन बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। यही हमारे पास सरफेस, यहां हमारे पास ब्लॉक, यहां पे स्प्रिंग में हो चुका है बिल्कुल मैक्सिमम कंप्रेशन, और ये रहा एक और ब्लॉक, ये 2 kg वाला ब्लॉक, ये 5 kg वाला ब्लॉक स्प्रिंग में हो चुका है मैक्सिमम कंप्रेशन, और अब ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी। स्प्रिंग में हो चुका है मैक्सिमम कंप्रेशन, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है स्प्रिंग, इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता। स्प्रिंग हैज दिस मैक्सिमम कंप्रेशन। तो बेटा स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, और स्प्रिंग में जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है तो इससे ज्यादा ये कंप्रेस नहीं हो सकती, और अब ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। सोचो ना, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं लग सकता कि एक रॉड लगा दियो बीच में, अब जितनी स्पीड से ये चलेगा उतनी स्पीड से ये चलेगा फिर, है ना। सर ये मैक्सिमम कंप्रेशन में स्प्रिंग जो है सॉलिड की तरह बिहेव करेगी, और अब बोलो जितनी स्पीड से 2 kg वाला जाएगा उतनी स्पीड से 5 kg वाला भी जाएगा। तो यानी कि इनिशियल सिस्टम के मोमेंटम की बात करें तो यहां पे सर 2 kg वाला, ठीक है, अच्छा नाम दे दो इनको, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ सर, ये ए ये बी, तो MAVA can be written as MAVA plus MBVB is equals to MA plus MB into, बेटा उनकी फाइनल वाली स्पीड मान लीजिए U ले लिया, मान लीजिए आफ्टर द कोलिजन फाइनली उसकी स्पीड U हो गई, तो MA 2 kg का मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर उधर 5 kg वाला मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, बाद में दोनों साथ में चले तो 2 + 5 into U, सही है। 20 प्लस का 15 शुड बी इक्वल्स टू 7U, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 1 3 35, 35 इज इक्वल्स टू 7U। तो सॉल्विंग दिस पार्ट विल गेट द वैल्यू ऑफ U एज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वी आर गेटिंग द U एज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि टकराने के बाद जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आया तो ये दोनों बॉक्स साथ में चलने लगे विद द कॉमन स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पर सर मुझे तो कंप्रेशन चाहिए था, आपने स्पीड क्यों निकाल दी? मैंने स्पीड इसलिए निकाली कि यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकूं। क्या मैं लगा सकता हूं एनर्जी कंजर्वेशन? क्या एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है इस केस में? सोचो जरा, क्या इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल हो पाएगा मेरे बच्चे? सर यहां पे जो फोर्स लगता है, एक तो ग्रेविटी वाला फोर्स कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। अरे जब कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाने में कोई आपत्ति है क्या? हमें नहीं है ना, तो लगाओ भाई, बिंदास होकर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। साहब इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी। इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, जिसके कारण ये बेटा ये नेचुरल लेंथ में है, अपने स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि यहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। वो भी इसीलिए कि ये दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है। अभी यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन आया है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव कर रहे थे। यहां पे आओ, ना तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ना ही यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ना तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ना ही यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। रही बात काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ
इनटू बेटा पहले का मास 2 kg का मूव कर रहा था 10 की स्पीड से, दूसरे का बात करें हाफ मास था 5 kg का मूव कर रहा था 3 की स्पीड से, फाइनली हाफ दोनों साथ में मूव करे तो 2 + 5 कितनी स्पीड से, बोलो 5 की स्पीड आई थी ना इनके पास। नहीं है भरोसा, देखो 2 kg का 10 से चल रहा था, 5 kg का 3 से चल रहा था, अभी दोनों साथ में चल रहे 5 से, तो यहां पे 5 का स्क्वायर प्लस का हाफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा कितना 200/2, 200/2 प्लस बेटा ये हो जाएगा 3 × 9 5 45, 45/2 इज इक्वल्स बेटा यहां पे भी देखो 5 + 2 7 और 25, तो 7 × 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का के एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ गए तुम लोग, सारे 2 से 2 मर जाएंगे ना, बिल्कुल सर। ये हो जाएगा 245 इज इक्वल्स टू 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 15 16 17 175 प्लस का के एक्स स्क्वायर। बेटा कोई गलती तो नहीं कर दी, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 15 16 17 सही तो जा रहे हैं, और ये 200 + 45 245। भैया 245 में से अगर मैं माइनस कर दूं 175 को, तो 5 में से तो 5 छमछम हो जाएंगे, यहां पे 7 8 9 10 11 4 6 हो जाएगा, यहां पे कि 7 होगा, 7 होगा ना भाई, हाँ सर 7 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 70। तो 70 = के एक्स का स्क्वायर। तो बेटा यहां से अगर हम देखें इट कैन बी रिटन एज 70 = के एक्स स्क्वायर। अब के का वैल्यू क्वेश्चन में आई थिंक गिवन है, के का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1120, लिखो सर 70 = 1120 एक्स का स्क्वायर, 0 से 0 मर जाएगा, 7/112 = एक्स का स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो देख लो भाई, 7 × 1 = 7, 8 9 10 11, 7 × 6 = 42, बिल्कुल कट रहा है सर, तो x का स्क्वायर बनेगा 1/16। नहीं है भरोसा, करके देख लो, 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7, 8 9 10 11, क्या देखो वही बन रहा है, तो 16 7 = 112 होता है, तो ये कट गया 16 टाइम्स। अब मेरे बच्चे x स्क्वायर आ रहा है 1/16, तो x का वैल्यू डेफिनेटली सी बात है 1/4 बनेगा, है ना। ये क्या होगा 1/4 बनेगा, अब 1/4 मीटर बनेगा ये, तो कैन बी रिटन एज या तो 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, तो जो भी बने वही हमारा फाइनल आंसर। कहानी मीटर में है, देखो यूनिट क्या बोलिए बेटा उसने, न्यूटन पर मीटर, मतलब एसआई में डील कर रहे हैं। अरे यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, मतलब वो एसआई में डील कर रहा है, और अगर वो एसआई यूनिट में डील करता है तो मैं भी यहां पे एसआई सिस्टम में ही डील करूंगा। भाई पीछे नहीं जाना, आ गया, हाँ, तो मैं भी यहां पे एसआई सिस्टम में ही डील करूंगा, और मेरा आंसर 1/4 मीटर, चाहूं तो मैं इसको 0.25 मीटर भी लिख सकता हूं। तो यहां पे कितना कंप्रेशन होगा बेटा स्प्रिंग में, तो सर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा 0.25 मीटर का, या फिर मैं कहूं तो 1/4 मीटर का। सिंपल सी बात है। तो बेटा समझ रहे हो ना कि आपको कैसे एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे स्प्रिंग वाला सवाल अगर आपके पास आ जाए तो क्या घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे? नहीं, इसे सॉल्व करेंगे, शांति से सॉल्व होगा। हमें बस पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे थे, तो बस काम हो गया। छाप लो इसको जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बेटा किया नोट? ये वाली बातें भी लिख लो। हो गया बेटा ये भी? चलिए जी, अगला सवाल, if both the boys start moving towards each other, find the velocity of the plank by which it starts moving। यार आपको दिख रहा है, एक तरफ एक बालक 80 किलो का है जो कि मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा बालक है 60 केजी का, मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक बाय विच इट स्टार्ट्स मूविंग। बेटा हर केस में if both the boys start moving by which it start moving, बेटा हर कोई चलना शुरू कर रहा है, मतलब पहले तो रेस्ट पे ही बैठा था। तो यहां पे इन लाइनों को पढ़ के, इन शब्दों को पढ़ के मेरे मन में ख्याल आया कि इनिशियली कहीं ये रेस्ट पे तो नहीं थे। इन शब्दों को पढ़ के मेरे मन में ख्याल आया कि इनिशियली ये रेस्ट पे तो नहीं थे कहीं।
और अगर इनिशियली ये रेस्ट पे थे तो इनका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही हो जाएगा भाई, इनका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही हो सकता है। बात तो सही बोल रहे हो। अब हुआ यूं कि इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया, ये दोनों बालक एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करें क्या करें क्या करें? कोई एक्सटर्नल फोर्स, सर ग्रेविटी, बट बेटा ग्रेविटी वर्टिकल लग रही है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का इफेक्ट छोड़ दो। फिर एक्सटर्नल फोर्स ऐसा होना चाहिए जो मोशन को इफेक्ट कर सके। ग्रेविटी लग रही है यहां पे, ग्रेविटी को कह सकते हो, लेकिन ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में है और इनका मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इनके हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट कर सके। तो मैं बोलता हूं सिंस F external on the system is zero, therefore initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system. सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब, सिस्टम का इनिशियली तो भाई रेस्ट पे था, सिस्टम इनिशियली तो रेस्ट पे था, और अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। रही बात फाइनली, तो फाइनली देख लेते हैं भाई, सर 80 kg वाला मूव कर रहा है, 60 kg वाला मूव कर रहा है, 100 kg वाला भी मूव करेगा, बट कहां करेगा ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। तो भाई मैं साइन कन्वेंशन कंसीडर करता हूं। मैंने बोला साहब इधर की डायरेक्शन को मैं अगर पॉजिटिव ले लूं और इधर की डायरेक्शन को मैं अगर नेगेटिव ले लूं तो हमारा काम बन सकता है। चलो देखते हैं। 80 kg वाला बच्चा, तो 80 kg वाला बच्चा मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस 60 kg वाला बच्चा मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का 2 लगा दिया। अब भाई ये जो रहा क्या है, ये प्लैंक, ये प्लैंक मूव करेगा। बेटा एक प्लैंक मूव करेगा तो क्या दोनों बच्चे भी मूव करेंगे साथ में इस पे? ऑब्वियस ही बात है सर। अगर ये प्लैंक इधर मान चलने लगा विद सम स्पीड ऑफ लेट्स से v मीटर पर सेकेंड, अगर ये प्लैंक इधर की तरफ मूव करने लगा, मान लो यार इधर की तरफ मूव करने लगा v मीटर पर सेकेंड से, तो ये बच्चा भी प्लैंक के ऊपर है, तो बच्चा भी जाएगा इधर, ये बच्चा भी प्लैंक के ऊपर है, ये भी जाएगा। मतलब जब आप प्लैंक के लिए इक्वेशन के लिखोगे तो वहां पे इन दोनों बच्चों को साथ में कंसीडर करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब मैं प्लैंक के लिए लिखूंगा तो सिर्फ अकेला 100 नहीं लिखूंगा बेटा, जब मैं प्लैंक के लिए लिखूंगा मेरे बच्चे अकेला 100 नहीं लिखूंगा, 100 के साथ में लिखूंगा 80 और साथ में लिखूंगा यहां पे 20 और यहां पे लिखूंगा v डैश वेक्टर फॉर्मेट में, where v dash is the velocity of the plank. Let's say let velocity of plank be v dash. Let's say the velocity of the plank be v dash. तो 0 should be equals to 80 माइनस का 120 प्लस का बेटा कितना हो जाएगा ये 200 v dash। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि हम अभी तक वेक्टर लिख रहे थे। देखो इसकी वेलोसिटी इधर पॉजिटिव i, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव i। बार बार हमें पता है कि पूरा मोशन एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो डायरेक्शन के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आई कैप जे कैप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है बेटा, और 1D मोशन में प्लस माइनस से भी काम बन जाता है बेटा, क्योंकि एक 1D मोशन है तो 1D मोशन में प्लस माइनस से काम बन जाता है, तो वहां पे आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये प्लस का माइनस का, अभी इसका देखते हैं क्या हाल होगा। तो 0 शुड बी इक्वल्स बेटा ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 200 v डैश वेक्टर, ये माइनस का 40 इधर आ जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो 40 शुड बी इक्वल्स टू 200 v डैश वेक्टर। 0 से 0 मर जाएगा, 4 5 20, तो v डैश वेक्टर कम्स आउट बी 1/5 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स आउट बी 1/5 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो प्लैंक के लिए आपने दोनों, ओ हो क्या कर दिया मैंने ये, सॉरी, चलो इसको करेक्ट कर लेता हूं। रुक जाओ, मैं समझ गया मेरी गलती, मैंने पूरी इक्वेशन ही गड़बड़ कर दी यार। यहां से 60 kg का था ना, तो
इसलिए देखा, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। तुमने देख लिया होगा, तुमने पहले भाप लिया होगा, बट मैंने करेक्शन कर दी, चलो ठीक है, ठीक है। तो 0 शुड बी इक्वल्स टू 80 माइनस का ये हो जाएगा 120 प्लस का 8 से 14 होते हैं और 240 प्लस का 100 340 240 सही है ना, 8 से 14 और 10, ठीक है। 240 v डैश। अभी इसको सॉल्व किया तो इट कम्स आउट बी माइनस का 40 प्लस का 240 v डैश। वेक्टर फॉर्मेट में चलाते रहना कहानी को, बढ़िया। सॉल्व करने पे 40 शुड बी इक्वल्स टू 240 v डैश। तो v डैश कम्स आउट बी 1/6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, प्लस आ रहा है तो समझ जाओ प्लैंक किस तरफ जाएगा बेटा, प्लस आ रहा है तो समझ जाओ प्लैंक इधर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1/6 मीटर पर सेकेंड। सोच लो ना जरा, सही बात तो बोल रहा हूं मैं, क्या गलत बोल दिया इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया इसमें? सही तो जा रहे हैं हम लोग, 100/4.4, ठीक है। क्लियर रहेगी बातें सभी को? 1/6 समझते हो, पॉजिटिव है मतलब वो प्लैंक इधर जा रहा है, तो दिस इज द v डैश बेटा। प्लैंक के ऊपर बच्चे खड़े हैं तो जितनी स्पीड से प्लैंक जाएगा बच्चों के पास भी उतनी स्पीड आएगी, दोनों के पास। बोलो यार, जितनी स्पीड से प्लैंक जाएगा क्या बच्चों के पास उतनी स्पीड नहीं आएगी? प्लैंक अगर जा रहा है v डैश से तो ये लड़का भी तो प्लैंक के ऊपर खड़ा है। अरे तुम किसी ट्रेन में चल रहे हो, तुम्हारी अपनी वेलोसिटी ठीक है, लेकिन तुम ट्रेन के अंदर हो, तो जितनी वेलोसिटी ट्रेन के पास होगी तुम्हारे पास भी तो उतनी वेलोसिटी होगी ना। अच्छा, समझ गए, ठीक है सर, समझ गए। मतलब कि जब प्लैंक मूव करेगा तो यहां पे अकेले प्लैंक के मोमेंटम को मत देखना, प्लैंक अकेला मूव नहीं करेगा, साथ में लेके जाएगा किसी औरों को भी। किसको? इसको भी लेके जाएगा, उसको भी लेके जाएगा। तो प्लैंक अकेला नहीं जा रहा, साथ में 80 kg वाला लड़का और ये वो 60 kg वाला लड़का, दोनों को लेके जाएगा। समझ गए बात को? छापा सभी ने? बढ़े अगले सवाल पे। ओके, बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, देयर इज अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड इट इज केप्ट कंप्रेस्ड बिटवीन द टू ब्लॉक्स। आपको दिख रहा है एक स्प्रिंग है हैविंग द स्प्रिंग कांस्टेंट k, ये कंप्रेस्ड है। अभी क्या है? अभी ये कंप्रेस्ड है सर। ये अभी क्या है? कंप्रेस्ड है बिटवीन द टू ब्लॉक्स हैविंग द मास स्मॉल m एंड कैपिटल M एंड दे आर कैप्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हेन रिलीज्ड, जब इनको छोड़ा जाएगा तो दोनों ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऐसा ही होने वाला है। यहां पे एक बीच में एक स्प्रिंग लगा दी, ये दो ब्लॉक्स है, दबा के रखे ऐसे ब्लॉक्स, और स्प्रिंग कंप्रेस्ड है बीच में। जैसे मैं छोड़ूंगा दोनों ब्लॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये दो ब्लॉक्स है, बीच में स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग से ऐसे बॉक्स को दबा के रखा है मैंने, बॉक्स को ऐसे दबा के रखा है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। जैसे मैं छोड़ूंगा बॉक्स दूर भागेंगे, तो यहां पे भी क्या होगा बेटा? ये दोनों ब्लॉक्स जो होंगे वो दूर भागेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाएंगे, तो उनकी वो फाइनल स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। करोगे? देखो भाई क्या आंसर आता है इसका, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। हाँ जी भाई, तो दिमाग लगा लिया होगा, सोचा होगा कुछ क्या करें स्पीड निकालने के लिए। यार यहां पे एक बात बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या कोई आया जिसने इस बॉक्स को दूर फेंक दिया उधर, या कोई आया जिसने उधर फेंक दिया? नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, ये इनके आपस का मामला था, जिसमें हम बीच में नहीं पड़े। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ब्लॉक जब एक दूसरे से दूर भागे, वो इसलिए भागे क्योंकि स्प्रिंग ने भगाया इनको दूर, और स्प्रिंग तो इन्हीं का ही हिस्सा एक। तो यहां पे सिस्टम में कौन है? ये दोनों ब्लॉक्स और ये स्प्रिंग जो कि काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है सिस्टम में, कोई बाहर से नहीं आया। तो यहां पे भी मैं बोलूंगा सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, since there is no external force, therefore initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system. अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनिशियली बॉक्स जो थे वो रेस्ट पे थे? बोलो हाँ,
When released, the block acquires the velocity in the opposite direction. बेटा यहां पे पहले तो वो रेस्ट पे ही थे, जब इनको छोड़ा गया तो उनके पास तब स्पीड आई। तो ये इनिशियल वाला केस बना दूं, मैं इसको लिख दूं इनिशियली, जहां पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था। तो हमने केस बनाया जिसमें दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे थे, जैसे ही छोड़ा तो क्या होगा सर, एक ब्लॉक M वाला इधर भागेगा और एक ब्लॉक कैपिटल M वाला इधर भागेगा। लेट्स से स्मॉल m वाला स्मॉल v से भाग रहा है, कैपिटल M वाला कैपिटल V स्पीड से भाग रहा है, स्मॉल m वाला स्मॉल v से जा रहा है, कैपिटल M वाला कैपिटल V स्पीड से जा रहा है। तो मैं क्या लग रहा है, ये कैपिटल M नहीं है, अभी दिख रहा है, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी है वापस। पहले कंप्रेस थी, अभी अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी है और ब्लॉक्स के साथ इसका कांटेक्ट छोड़ चुका है। दोनों ब्लॉक्स के साथ इसका कांटेक्ट खत्म हो गया, बिल्कुल दोनों ब्लॉक्स के साथ इसका कांटेक्ट खत्म हो चुका है, नेचुरल लेंथ में आ गई, दोनों ब्लॉक्स अब दूर भाग रहे हैं। ये हमारी फाइनल वाली सिचुएशन बनाई है हमने बेटा। इनिशियली वो कंप्रेस थी और दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, फाइनली वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई और दोनों ब्लॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। तो बेटा सिस्टम के मोमेंटम की बात करें तो इनिशियली तो मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने बोला साहब ये पॉजिटिव ले लो, ये वाला नेगेटिव ले लो, तो ये माइनस का mv हो जाएगा, माइनस का स्मॉल m स्मॉल v प्लस का कैपिटल M कैपिटल V। जो मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा उसको तो माइनस का साथ लिया, माइनस का mv, और उधर प्लस का कैपिटल M कैपिटल V। इसको सॉल्व किया, इसको आपस में सॉल्व किया, माइनस mv इधर आएगा तो m इंटू वी शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V। तो यहां से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेना, वो आपके काम आ जाएगी। यहां पे कोई भी पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर। तो एम वी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 नाम देके छोड़ दें इसको। अब दूसरी बात, अगला ऑप्शन क्या हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है क्योंकि यहां पे देखिए लिखा हुआ है इफ द स्प्रिंग वॉज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x, यानी कि स्प्रिंग जो कंप्रेस्ड थी इसका कंप्रेशन कितना था बेटा x, यानी कि इनिशियली यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी बट काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि बॉडीज रेस्ट पे थी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है क्योंकि बॉडीज रेस्ट पे है, बट सर क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी तो यहां पे देयर विल बी द सम पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, लेकिन ब्लॉक मूव करने लग गए तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी इसमें। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, बट क्योंकि ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी 0 नाउ। और स्प्रिंग फोर्स के अलावा हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स था क्या? नहीं था। हां ग्रेविटी था, वो वर्टिकल में था बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स तो नहीं था, यहां पे नहीं था। क्या स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन के अलावा कोई और फोर्स? कुछ भी नहीं सर। तो क्या ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस है? बिल्कुल सर कंजर्वेटिव है दोनों ही। और बेटा दोनों ही अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे देन विल कम टू नो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। और इनिशियली अगर आपको पता हो तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि सर बॉडी इज रेस्ट पे थी। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स का स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी का स्क्वायर। यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? सारे हाफ से हाफ मर गए एंड वी आर लेफ्ट विद के एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस का कैपिटल एम कैपिटल वी। सेकेंड थिंग बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूं। अब इक्वेशन 1 से क्या बात सामने आई थी? क्या ये वाली बात सामने आई थी बेटा? हाँ, तो यहां से स्मॉल v का वैल्यू कैपिटल एम वी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कर लूं। मुझे स्मॉल v निकालना है बेटा, मुझे स्मॉल v कैपिटल V दोनों निकालना है। तो स्मॉल v को यहां पुट कर दूं तो बात बन जाएगी। स्मॉल v को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो बात बन जाएगी। हाँ सही है, ठीक है। चलिए बेटा स्मॉल v को वहां पुट कर देते हैं। तो सॉल्व किया देन विल कम टू नो कि ये कुछ इस प्रकार से आएगी, के एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m और v की जगह कैपिटल एम वी डिवाइड बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस में यहां पे कैपिटल एम वी का स्क्वायर। सही बात है। स्मॉल v की जगह कैपिटल एम वी डिवाइड बाय स्मॉल m इसका होल स्क्वायर प्लस का ये वाला। तो ये बनेगा बेटा के एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू m कैपिटल m का स्क्वायर कैपिटल v का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m का स्क्वायर प्लस का कैपिटल m इंटू कैपिटल v का स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां से एक m से तो एक m ये मर गया एंड वी आर लेफ्ट विद के एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू कैपिटल v का स्क्वायर। कैपिटल V कॉमन निकाल दीजिए, एक बार m को भी चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। तो के एक्स का स्क्वायर कैपिटल m v स्क्वायर कॉमन आ गया तो हो जाएगा कैपिटल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस का 1। चाहो तो इसको पूरा एलसीएम वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बेटा कैसे, m के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू बेटा यहां पे कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल V का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो स्मॉल m ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M नीचे आ जाएगा और ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m भी नीचे आ जाएगा। तो V का वैल्यू V स्क्वायर कैन बी रिटन एज स्मॉल m के x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू कैपिटल M प्लस का स्मॉल m। सोचो ना, ये स्मॉल m इधर जाएगा, ये कैपिटल M नीचे आएगा और ये m प्लस m भी नीचे आ जाएगा। सो V का वैल्यू कैपिटल V का वैल्यू अंडर रूट ऑफ m के डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस का स्मॉल m और बाहर x का आ जाएगा। ये तो आपने वैल्यू निकाली फॉर द कैपिटल V। अभी आपको तो स्मॉल v चाहिए ना, तो कैपिटल V के वैल्यू उठा के यहां पुट करो। तो एक काम करूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं और यहां लिख दूं पुट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट स्मॉल v एज अंडर रूट ऑफ कैपिटल M के डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू x। तो ये हमारे पास स्मॉल v का वैल्यू भी आ गया बेटा। ऐसे कैपिटल V स्मॉल v दोनों आ गए,
क्या थे ये सर? सर एक ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M था उसकी वेलोसिटी कैपिटल V थी, एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m था उसकी वेलोसिटी स्मॉल v थी। तो हमने फाइनली फाइंड किया स्मॉल v एंड कैपिटल V का वैल्यू। तो स्मॉल v और कैपिटल V का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और ये हमें यहां पे मिल रहा है। कहां पे? यहां पे, ये दो वैल्यूज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो इसको छापना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हियर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? छाप लिया सभी ने? फिर यहां पे आइए, ये भी लिखा। डन। चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और वैरायटी ऑफ सवाल जिसमें कि ऐसे वेरिएबल मास के क्वेश्चन आएंगे। वेरिएबल मास का सवाल मतलब इसमें मास जो है वो चेंज हो रहा है। देखो अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, बेटा डेंसिटी कितनी है? रो है इसकी। फ्लोज अलोंग, बेटा तुम्हें P दिख रहा होगा बट एक्चुअली इट इज नॉट P, इट इज रो RHO। ठीक है। फ्लोज अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A। यहां पे पाइप है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है कितना? A। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है विद द वेलोसिटी V, उसमें जाता है थ्रू अ राइट एंगल बेंड एज शोन इन फिगर। यहां पे ये 90 डिग्री बेंड हो रहा है बेटा। ठीक है। तो यहां पे अगर मोमेंटम यहां पे हॉरिजॉन्टल था तो अब वो वर्टिकल हो जाएगा। समझ लो बात को? पहले अगर मोमेंटम हमारा हॉरिजॉन्टल था तो बाद में वो वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि पाइप में 90 डिग्री का बेंड है। व्हाट फोर्स हैज टू बी एक्सर्टेड एट द बेंड टू हेल्ड द पाइप इन इक्विलिब्रियम। इस पाइप पे क्योंकि पानी यहां से आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है। तुम भी सोचो ना, बड़े कॉमन आदमी से भी पूछूं, एक आम आदमी से भी बात पूछ ली जाए कि भाई साहब क्या इस पाइप पे फोर्स लगेगा, तो बोलेगा बिल्कुल। पर उसकी कहने की भाषा क्या होगी कि साहब यहां से पानी स्पीड से आएगा, पानी प्रेशर से आएगा, पानी प्रेशर से आएगा, इधर टकराएगा और ये पाइप को आगे लेके जाएगा। ये तो सब कॉमन आदमी बता देगा। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, मैं तुमसे थोड़ा तरीके से पूछना चाहता हूं कि भाई ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा था वो इस पे फोर्स क्यों लगा रहा है? प्रेशर आ रहा था इसलिए है। ये लिक्विड यहां पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जनरली देखो तो सही बात भी है, सब पानी स्पीड से आ रहा था, एकदम से यहां टकराएगा, फोर्स लगाएगा। भाई यहां पे आते इसके मोमेंटम का चेंज हुआ, यहां पे आते इसके मोमेंटम का चेंज हुआ। इस पॉइंट पे आप देखो ना मोमेंटम का चेंज हो गया। मोमेंटम का चेंज अगर होता है तो क्या फोर्स होता है? क्योंकि न्यूटन अंकल ने बोला था F इक्वल्स टू dp बाई dt, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का जब चेंज होगा तो देयर विल बी द फोर्स। तो ये वाटर इस पाइप पे फोर्स लगाएगा, तो आपको इस पाइप के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस पाइप इन इक्विलिब्रियम। आपको इस पाइप के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस पाइप इन द इक्विलिब्रियम। लिक्विड की वजह से फोर्स इधर लगेगा तो आप इसको यहां से ऐसे होल्ड करके रखेंगे। तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो? जितना फोर्स लिक्विड लगाएगा इस पाइप के ऊपर, आप कितना फोर्स लगाओगे? जितना फोर्स ये लिक्विड लगाएगा इस पाइप के ऊपर। तो मैं लिखूं यहां पे फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द पाइप is equals to force applied by liquid। भाई जितना फोर्स लिक्विड लगाएगा उतना ही फोर्स मुझे उधर होल्ड करने के लिए लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स लिक्विड लगाएगा पाइप के ऊपर उतना ही फोर्स मुझे वहां से लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस पाइप। तो मैंने बोला ठीक है साहब, इस पाइप को होल्ड करने के लिए फोर्स लगाते हैं, इस पाइप को होल्ड करने के लिए फोर्स लगाते हैं और द फोर्स इज गिवन बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एज पर द न्यूटन अंकल का सेकेंड लॉ। क्योंकि लिक्विड का मोमेंटम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई लिक्विड का मोमेंटम चेंज हुआ है और लिक्विड का मोमेंटम अगर चेंज हुआ तो भाई देयर विल बी द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही तो क्या होता है बेटा? फोर्स, न्यूटन अंकल के हिसाब से। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है, जो फोर्स रिक्वायर्ड है, it is equal to the force applied by the liquid और the force applied by the liquid is delta p by delta t। तो जो required force होगा वो भी delta p by delta t हो जाएगा।
अब पॉइंट है कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होगा कितना साहब। यहां पे देखो तो इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो इट विल बी गिवन बाय एम वी आई कैप। फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो इट इज गिवन बाय एम वी माइनस का जे कैप। ऑब्वियसली बात है, पहले इनिशियल मोमेंटम इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, फाइनली मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, तो मोमेंटम का चेंज हुआ। तो डेल्टा पी इज गिवन बाय पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब यार तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जानते हैं हम लोग ये बात। सो यहां से फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस का जे कैप माइनस का एम वी आई कैप। सो ये हो जाएगा माइनस का एम वी जे कैप माइनस का एम वी आई कैप। दिस इज योर डेल्टा पी वेक्टर बेटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 2 एम वी का स्क्वायर रूट 2 वी इंटू डेल्टा। बेटा यहां पे मास में चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो डेल्टा पी अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूं कैन बी रिटन एज रूट 2 टाइम्स ऑफ वी इंटू डेल्टा। देखो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी, सिर्फ उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बाकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो मैंने बोला भाई यहां पे डायरेक्शन का ही चेंज कर रहा हूं, बाकी मास में कैसे चेंज होगा वो देखते बेटा। एक बात बताओ, चलो मैं यहां पे भी मास ही लिख देता हूं। एक बात बताओ, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था? हाँ सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था सब। अब अगर मैं यहां पे मास में परिवर्तन करूं, देखो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू वॉल्यूम। तो डेल्टा पी कैन बी रिटन एज रूट 2 वी। बेटा क्यों लिख रहा हूं मैं मास को, मास को क्या लिखता हूं, अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ। सही बात है बेटा। ठीक है, अच्छा ये एरिया इंटू लेंथ को जब मैं इधर लेके जाऊं, ये एरिया इंटू लेंथ को जब मैं इधर लेके जाऊं तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। मास को लिख सकता हूं डेंसिटी रो एरिया ए इंटू लेंथ। लिख दो साहब, लिख दो साहब। अरे यार डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी को मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ को इधर लेके गए तो मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये लिखना डेल्टा पी की जगह। तो डेल्टा पी की जगह लिखेंगे रूट 2 वी रो ए एल। रो इज द डेंसिटी, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल इज द लेंथ। और जरा आगे चलते हैं, रिक्वायर्ड फोर्स का फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं। सो द रिक्वायर्ड फोर्स इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड फोर्स इज गिवन बाय रूट 2 वी इंटू, यहां पे आओ जरा, रो ए इंटू एल अपॉन टी। भाई रूट 2 वी रो ए एल अपॉन टी। बेटा लेंथ अपॉन टाइम क्या अगेन स्पीड होती है, तो रूट 2 वी रो ए वी, तो रूट 2 रो ए वी का स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड फोर्स। ऐसे सवालों में आपके पास स्पीड कांस्टेंट दी जाती है, मास को वेरी कराया जाता है। और जब भी आपके पास वेरिएबल मास का सवाल आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी मत, डीएम बाई डी करके मास को एडजस्ट कर देना बस, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वेरिएबल मास आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस वहां पे डीएम बाई डी वाले पार्ट को सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसा कि यहां पे भी हुआ, हमने यही किया, मास आ रहा था तो हमने उसको एडजस्ट किया, क्योंकि सवाल में कहीं पे भी मास के बारे में कुछ नहीं बोला था। पूरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए कहीं पे भी मास का जिक्र नहीं था, तो मेरे लिए समस्या थी कि ये m का क्या किया जाए, क्योंकि स्पीड v, वेलोसिटी v क्वेश्चन में गिवन था, एरिया a क्वेश्चन में गिवन था, डेंसिटी रो क्वेश्चन में गिवन था, सब कुछ क्वेश्चन, बट मास नहीं गिवन था। तो मास को मैंने डेंसिटी और एरिया के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो मास को डेंसिटी और एरिया के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी को लिखा गया मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा गया एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू लेंथ इधर चला गया, तो मास को लिखा जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो बस उसी को हमने प्रोसीड किया आगे और वी गॉट दिस आंसर बेटा। तो इसको छाप लो,
जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये भी हो गया। यहां ये सब लिख लेना यार, है ना। ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ये v स्क्वायर है, कोई ऐसे भावनाओं में बह के मत कर देना कि 2v कर दोगे 2√2, ये v स्क्वायर है बेटा, है ना। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल हमसे कहता है ये कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यूरेनियम बेटा, रेडियो एक्टिव मटीरियल तुम्हें पता है, इनिशियली रेस्ट पे था, है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये रेस्ट पे था इनिशियली, और ये एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, ठीक है। इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एमिट किया और कन्वर्ट हो गया इनटू, ये क्या होता है बेटा, TH234। ये भी थोरियम बोलते हैं शायद इसको, है ना। देख लेना तुम लोग, तुम्हें ज्यादा पता होगा, तुम लोग केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हो, मैं तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूं, तुम तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, तुम्हें बड़ा अच्छा ज्ञान होगा केमिस्ट्री का। और तो वैसे भी मेरा तो डब्बा गोल है केमिस्ट्री का, मैं क्या करूंगा, है ना। चलिए भाई, एनीवेज दिस इज थोरियम 234। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा यहां पे अल्फा पार्टिकल जो एमिट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रेसिडुअल। जो रेसिडुअल है बेटा कौन है वो, ये सर TH234 यानी कि थोरियम 234 न्यूक्लियस का हमें काइनेटिक एनर्जी और रिकॉइल वेलोसिटी बताना है। गिवन दैट द मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.67 10 की पावर -27 kg का है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है बेटा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस था ये खुद ब खुद ही इसने एमिट किया अल्फा पार्टिकल को? हाँ सर बिल्कुल। ये U-238 क्या इसने खुद से ही अल्फा पार्टिकल को एमिट किया? जी सर बिल्कुल। पहले ये रेस्ट पे था, इसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया, तो यहां पे मैंने बोला लेट्स से दिस इज द अल्फा पार्टिकल। बचा कौन? थोरियम 234। अल्फा पार्टिकल को एमिट करने के बाद बचा उसके पास थोरियम 234। तो इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी इस थोरियम 234 की। तो ये इनिशियल वाली सिचुएशन है बेटा, ये फाइनल वाली सिचुएशन। ये इनिशियली ऐसा था सिनेरियो, फाइनली सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, और आपको फाइंड करना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रेसिडुअल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको उसकी रिकॉइल वेलोसिटी तो फाइंड करनी ही पड़ेगी, है ना। तो कैसे किया जाए इसको फाइंड, क्या दिमाग लगाया जाए इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में? क्या इससे किसी ने जबरदस्ती अल्फा पार्टिकल को निकाला? क्या बाहर से कोई आया जिसने बोला कि नहीं नहीं इससे तो साहब अल्फा पार्टिकल निकालेंगे? नहीं ना। क्या उसने खुद से ही एमिट किया अल्फा पार्टिकल को? जी बिल्कुल, उसने खुद से ही अल्फा पार्टिकल को एमिट किया है। और जब उसने खुद से अल्फा पार्टिकल को एमिट किया तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर देंगे, जीरो। और एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के। नहीं होगा क्या? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अरे यार ये तो सिस्टम लिख दिया मैंने। सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के, और इनिशियली वो होगा रेस्ट, नहीं होगा, अरे रेस्ट पे लिख दो, शून्य लिख दिया। फाइनली एक तो सर थोरियम, एक अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द रेसिडुअल, आर से लिख दूं इसको मैं। अरे रेसिडुअल को मैं आर से लिख दूं, अल्फा पार्टिकल को अल्फा से लिख दिया, रेसिडुअल को आर से लिख दिया, इनटू वेलोसिटी ऑफ द रेसिडुअल। रेसिडुअल में कौन है? थीलियम है, पर सॉरी थोरियम है। थोरियम को हम नहीं लिखेंगे, पर ऐसे ऐसे बार बार कौन टीएस टीएस लिखता जाए। लिख लो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, लिख लो, तुम्हारी तसल्ली बहुत जरूरी है। ठीक है, सही चल रही है गानी? चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां से तुम्हें पता चलता है कि यहां पे माइनस का, या फिर मैं बोलूं एम अल्फा वी अल्फा शुड बी इक्वल्स टू माइनस का एम फॉर द थोरियम डॉट वी फॉर द थोरियम।
क्या समझ रहे हो यहां से बेटा कि सर जो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम है, जो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में आएंगी सारी वेलोसिटीज, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म, वो माइनस का मोमेंटम ऑफ द थेलियम के बराबर। कंफ्यूजन हो गया, थोरियम है, बोलो ना केमिस्ट्री याद करके आया था मैं घर से, थोरियम बोलने इसको। चलिए अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां से बोलूं क्या अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो माइनस ऑफ द मोमेंटम ऑफ द थोरियम के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। यह बात सही है, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं लिख दूं यहां पे इट शोज सेम मैग्नीट्यूड, it shows same magnitude opposite direction, it shows the same magnitude but opposite direction। तो इसका तात्पर्य यह है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहां से मैग्नीट्यूड को सेम कर दीजिए, तो अल्फा पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया मैंने। तो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी सेम ही होगा क्या बेटा, बोलो ना। हाँ सेम होगा। पर ये सब क्यों करा रहे हो सर आप, स्क्वायर स्क्वायर क्यों करा रहे हो? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है बेटा पी स्क्वायर बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है पी स्क्वायर बाय 2m। सुना सुना सा लग रहा है कहीं, है ना? काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है पी स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन कहीं तो देखा है हमने, पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी वगैरह करके चैप्टर में कहीं ना कहीं तो। अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ा है हमने, है ना? तो बेटा यहां से अगर अब मैं रिलेशन निकालूं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि पी स्क्वायर बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। लिख तो सकते। तो यहां से दोनों के मोमेंटम को देखो बेटा, तो मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली थोरियम के लिए भी लिखा जाए अपॉन 2 शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ द थोरियम इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम। हो ऐसा करेंगे क्या, ऐसे आएगा आंसर। हाँ ये दोनों बराबर है बेटा, दोनों के मोमेंटम बराबर है, तो यहां से मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बराबर होगा मास ऑफ द थोरियम इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम। क्या ये बात सही है बेटा? पी स्क्वायर बाय 2 शुड बी इक्वल टू एम के ई, यानी कि पी स्क्वायर यहां से कंपेयर करोगे तो पी स्क्वायर ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर होगा पी स्क्वायर ऑफ द थोरियम। तो यहां से 2 से 2 मर जाएगा, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बराबर होगा मास ऑफ द थोरियम इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम। ये वाली वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दीजिए बेटा, तो आपको ये मिलेगा। समझ रहा है विनोद? देख रहा है विनोद कैसे रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। चलिए बेटा अल्फा पार्टिकल का मास, तो यहां से एक काम करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ द थोरियम इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। बेटा थोरियम का जो काइनेटिक एनर्जी आने वाला है, अल्फा पार्टिकल ऑफ द मास इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द थोरियम इज, बेटा इसका एटॉमिक मास कितना है 234, यानी कि इट विल बी 234 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन मर जाएगा, 4 अपॉन 234 इंटू, बेटा अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो आप इसको भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल के छोड़ दीजिए आंसर्स को, या तो चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व किया तो 4 1 4 और 4 4 16, तो 16.4 डिवाइडेड बाय 234 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम। सॉल्व करने की हिम्मत बिल्कुल है सर, काट दे 2 से 2 2
पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 आया। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 0। तो 82 डिवाइडेड बाय 117 करके देख लेते हैं साहब यहाँ पे। 82 डिवाइड बाय 117 डॉट लगाए, एक 0 और आया। तो 117 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 से, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 7 1 जा 7, एक 8। क्या बात है सर, वो 820 बन रहा था, ये 819 हो गया बेटा। तो 7 7 जा 14, 7 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये डॉट लगा, एक 0 आएगा, फिर एक 0 और आएगा, फिर एक 0 और आएगा। तो 117 को फिर से नहीं कर सकते यार, एक और 0 लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो 0.7 आ रहा है बेटा बेसिकली, है ना, और 0.07 बन जाएगा ये। तो इट कम्स आउट बी लाइक 0.07 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको आंसर, ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है बेटा, बल्कि ये जो वैल्यूज है वो अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यूज है। तो यार ये थोड़ा सा मक्कारी करी, डॉट हटाया, अपॉन में 0 आया, फिर मैंने क्या किया, 164 234 काटा, 2 8 जा 16 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, फिर 2 1 जा 2 होता है, 2 7 जा 14 होता है। तो 82 को जब 117 से डिवाइड किया तो 0.7 कुछ आ रहा है। अब नहीं है भरोसा तो करके देख लेते हैं, 117 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 117 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 819 आ रहा है। तो बात तो बिल्कुल सही है सर, और अपॉन में 0 था तो एक कहानी और जुड़ गई 0 के साथ में। चलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरे पे भरोसा होगा नहीं तो अपने जो भी तुम्हें इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करके कैलकुलेट करके देख लो। अब एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी उसके लिए, बट यस अप्रोक्सीमेटली 0.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम मैं बोल सकता हूं। यह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली कहानी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी थी, तो मैंने भी काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल दी। देखो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम निकाल दी, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेसिडुअल निकाल दी इन मेगा, कहां गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलेगा? अरे चलेगा क्या? ओके, तो यार यहां से काइनेटिक एनर्जी तो मिल गई, बट व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ द रेसिडुअल? So now finding the velocity of the residual. So kinetic energy of the thorium comes out be 0.07 mega electron volt. So half into mass of the thorium into speed of the thorium का square should be equals to 0.07. बेटा मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 जूल। मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो बेटा हाफ इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, 234 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द थोरियम का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0.07 इंटू 1.6 इंटू बेटा 10 की पावर माइनस का 13 बोल दो यहां पे, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10 की पावर माइनस का 27 होता है, बट मैं थोड़ी सी मक्कारी करूंगा अभी, तो ये 234 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, बेटा मास ऑफ प्रोटॉन वैसे तो 1.67 होता है, बट अभी बस मैं थोड़ी सी मक्कारी कर रहा हूं क्या कि 1.6 ले लूं। वैसे तो मास ऑफ द प्रोटॉन सवाल में देखो ना बेटा 1.67 10 की पावर माइनस 27 होता है, बट मैं थोड़ी सी मक्कारी कर रहा हूं, अभी इसको 1.6 ले लेता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो मास ऑफ द प्रोटॉन को मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ले लिया ताकि ये 1.6 मर जाए, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा बस। 0.07 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 13, 1.6 से 1.6 मार दिया, 2 से 1 7 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। ओके सर, माइनस 27 उधर भेज दीजिए, प्लस का 27 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ द थोरियम का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 27 और ये 117, तो 117 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, ये माइनस का 27 ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 कहलाएगा, और द इक्वेशन कैन बी रिटन एज VTH का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, बेटा कितना हो जाएगा ये 0.07 अपॉन 117 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 13 प्लस का 27।
सही बात है, ये माइनस का 27 ऊपर जाएगा, प्लस का 27 कितना हो जाएगा बेटा, 27 माइनस का 13, 7 में से 3 गए 4, 2 में से गया 1, 14 बनता है सर ये। तो VTH का स्क्वायर कम्स आउट बी 0.07 बटा 117। अभी पॉइंट हटा दिए तो 2 0 और लग जाएंगे, वो 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो VTH का स्क्वायर 7/117 इंटू 10 की पावर 12। क्या करें बेटा, 7/117 डिवाइड करके देख लें क्या आ रहा है, ये 7, ये 1 1 7, डॉट लगाया, 1 0 आया, 1 0 और लगाया, 1 0 और आया। तो 117 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 से कर दूं, 7 6 जा 6 1 6, 7 8 9 10, 6 1 6 1 7, 702 हो रहा है। ओहो मजा ही आ जाता, एक ही बारी में मजा आ जाता अगर ये करते। तो थोड़ी सी मक्कारी और कर ली जाए, सर इतनी मक्कारी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आंसर नियर बाई आ जाएगा उससे, बस उससे क्या है, आंसर जो है हमारा नियर बाई आ जाएगा। अब देखो ना, 6 करोगे तो 702 आ रहा है, ये 700 है वो 702 है, ऐसे करोगे तो 0.05 करना पड़ेगा। फिर 117 को 5 से किया तो 7 5 जा 35, 5 1 5, 6 7 8 एंड 5 1 5, तो 7 से 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 585। ध्यान से देखना भी, मजा आ जाएगा तुम्हें, आंसर वही बनेगा 0.06 ही बनेगा, पर तुम्हें तसल्ली देनी है ना। ये 5 9 में से गया 8, ठीक है, और 6 में से 5 गया 1, फिर से 0 लगाओ। अब 117 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 7 9 जा 9 1 9, 10 11 12 13 14 15, 9 1 9 10, लो भाई बन गई कहानी। फिर से 0.059 को क्या मैं 0.06 नहीं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते भाई, कैलकुलेशन वाली बात है यार। इसको तुम क्या करोगे, 7/117 0.059 10 की पावर 12, लो भाई इसको क्या मैं अब 0.06 नहीं लिखूंगा तो पहले ही 0.06 ले लेते हैं। भले 702 आ रहा है लेकिन आइडिया तो हो गया एटलीस्ट। 6 लिखने से 702 आ रहा है, लेकिन मुझे आइडिया तो मिल गया कि आंसर में 6 ही आएगा फाइनली। देख लो, तुमने 0.059 किया उसको राउंड ऑफ, मैं तो बोल रहा था भाई 0.06 से कर देते सीधा सीधा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता, मजा आ जाता। पर तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी। कैलकुलेशन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन करते करते तुम्हारा दिमाग इतना खुल जाएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर किससे आना किससे नहीं आना। 10 की पावर 12 ये वेलोसिटी ऑफ थोरियम का स्क्वायर है। फिर से 2 0 लगा दूं नीचे तो 10 की पावर 10 बन जाएगा वहां पे। तो यहां पे ये बनेगा VTH शुड बी इक्वल्स टू √6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। √6 कितना होता है, 2.3। अरे √6 को 2.3 ले लूं क्या, √6 को 2.3 ले लूं, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, कितना 9 6 6 12 चलेगा सर। 5.29 आ रहा है, 2.4 इंटू 2.4 करोगे तो ज्यादा आ जाएगी शायद वैल्यू। 4 4 16, 4 2 8 9, 4 2 8, 2 2 4 ना सर, ये तो ज्यादा ही चला जाएगा। 9 8 17, 5.76, चलो 5.76 आ रहा है। सो 2.4 ले लो, चलो भाई 2.4 ले लो, मजा ही आ जाएगा फिर। 2.4 ले ले, अरे 2.4 इंटू 2.4 5.76 होता है, तो 2.41 करके कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो सॉल्व किया एंड सॉल्व करने के बाद the value of the velocity of the thorium comes out be approximately 2.4 10 की power 5 meter per second. This is the final answer. तो एक तो उसने काइनेटिक एनर्जी मांगी थी तो अप्रोक्सीमेटली वो 0.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। दूसरी उसने मांगी थी हमसे क्या, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रेसिडुअल। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमने निकाल दी, velocity of the residual comes out be 2.4 into 10 की पावर 2.4 into 10 की पावर माइनस का प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम कीजिए मेरे बच्चे, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं किया नोट सभी ने, हो गया। यहां पे आओ, लिखो भाई सारी बातें, ये जरूरी है सब कुछ। ये रिलेशन तो तुम्हें पता ही था क्या था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, उसके हिसाब से हमने सारी बातें डिफाइन करी दोनों के बीच में। देखो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड में ही खेल रहे अभी हम पूरी पिक्चर, ठीक है। तो पूरी पिक्चर हम मैग्नीट्यूड में ही खेल रहे बेटा। डन। फिर सॉल्व किया, सॉल्व करके वी कम टू दिस फॉर्मूला। अच्छा अब तुम देख रहे होंगे कि सर उसने तो रिकॉइल वेलोसिटी बोला था, बट हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या थी।
उसने अल्फा पार्टिकल के लिए डायरेक्शन बोली नहीं, तो जो भी अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेसिडुअल रह जाएगा। तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसने अल्फा पार्टिकल के लिए ही डायरेक्शन को नहीं बताया, तो मैं कौन होता हूं फिर डायरेक्शन बताने वाला इसमें, है ना। तो अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे गया है, तो भाई साहब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस पे गया है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जाएगा, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस पे जाएगा, क्योंकि रिकॉइल हो रहा है, यानी अल्फा पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लेना इसको। तो इसीलिए अभी मैंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं लिखी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि भाई जो भी अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना, ठीक है। तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किया नोट, बढ़े आगे, चलिए भाई। तो अगला सवाल क्या कहता है, एक मशीन गन जो कि फायर कर रहा है 50 ग्राम बुलेट को एट अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। भाई एक मशीन गन तुम्हें पता ही है, पिक्चर तो देखी होगी तुमने, है ना। वो कौन सी मूवी थी, वो केजीएफ, हाँ उसमें भी तो आया था ये सीन मशीन गन वाला। तो भाई क्या हुआ, उसमें बुलेट्स फायर हो रही है, 50 ग्राम की बुलेट फायर हो रही है, स्पीड देख रहे हो 1000 मीटर पर सेकंड। द गनर होल्डिंग द मशीन गन इन हिज हैंड कैन एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 180। यार ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम भी जानते हो कि जब भी हम किसी गन को होल्ड करके अगर बुलेट्स को फायर करें, तो बुलेट जैसे आगे जाती है, गन को एक झटका लगता है पीछे की तरफ। वो जर्क क्यों आया, वो रिकॉइल क्यों हुई, क्योंकि बुलेट के मोमेंटम में चेंज हुआ। बुलेट इनिशियली रेस्ट पे थी, सडनली वो चलने लग गई, तो मोमेंटम चेंज होने की वजह से देयर विल बी द फोर्स। न्यूटन अंकल ने बोला था F इक्वल्स टू dp बाय डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो भाई वो बुलेट गन के ऊपर एक फोर्स लगा, तो गन के ऊपर जैसे फोर्स लगा गन पीछे रिकॉइल करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आदमी ने यहां पे 180 न्यूटन का फोर्स लगाया गन के ऊपर, ठीक है। चलिए भाई, अगेंस्ट द गन, यानी गन अगर रिकॉइल करी तो आगे की तरफ आदमी फोर्स लगा रहा है 180 न्यूटन का। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर मिनट। तो भाई एक मिनट में कितने नंबर ऑफ बुलेट्स वो फायर कर सकता है, ये आपको बताना है। करोगे ट्राई? एक बार ट्राई खुद से कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है इस क्वेश्चन में। चलिए भाई, तो क्या करें इसमें। तो भाई मशीन गन फायर कर रही है बुलेट को, जिसका मास दे रखा है 50 ग्राम। भाई ये कन्वर्ट कर लेना 50/1000 करके किलोग्राम्स में आ जाएगा बेटा, ये कहानी है ना। स्पीड कितनी होगी 1000 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक बुलेट का मोमेंटम ऑफ सिंगल बुलेट, मोमेंटम ऑफ सिंगल बुलेट इज गिवन बाय P इक्वल्स टू m इंटू V। बेटा मास कितना हो जाएगा 50/1000, V कितना हो जाएगा 1000, इट कम्स आउट बी 50 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ सिंगल बुलेट। ये क्या है, एक सिंगल बुलेट का मोमेंटम है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं मशीन गन से एक ही बुलेट निकले। तो भाई मशीन गन है सामने वाले के पास, तुम भी समझते हो मशीन गन सिंगल बुलेट तो फायर नहीं करती है ना। तो क्या होगा भाई, हमने माना कि देयर लेट्स से देयर विल बी द n नंबर ऑफ बुलेट्स, लेट गन फायर्स यहां से लिखना शुरू करता हूं, लेट gun fires n number of bullets, let's say the gun fires n number of bullets। तो n number of bullets फायर की, तो n numbers का मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम ऑफ n number of bullets is given by n into P, n into mv, n into 50 kg मीटर पर सेकंड। इनिशियली बुलेट्स रेस्ट पे थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले तो बुलेट रेस्ट पे होती, जैसे फायर करोगे तभी चलेगी। तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मेट में करें इसको तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, इट इज n इंटू 50। अब सही लिखा आपने इसको। तो ये भी बेसिकली बेटा क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा पी, क्योंकि बुलेट्स पहले रेस्ट पे थी, बाद में फायर किया तो मोमेंटम का चेंज हुआ। अब इस मोमेंटम चेंज के कारण, ड्यू टू दिस मोमेंटम चेंज,
दिस चेंज इन मोमेंटम विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द गन। क्या हुआ, गन के अंदर बुलेट रेस्ट पे थी, आपने बुलेट के मोमेंटम को चेंज किया और मोमेंटम चेंज होने से बुलेट क्या करेगी, गन पे फोर्स लगाएगी। इसको शॉर्ट आसान तरीके से अगर हम समझे तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे मशीन गन से हमने बुलेट को फायर किया, बुलेट तो आगे जाती है बट ये रिकॉइल करती है, पीछे एक फोर्स लगता है बेटा, उस फोर्स को बैलेंस किया जाता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स जो आप लगा रहे हो। यहां पे भी क्या किया है, द गनर होल्डिंग द मशीन गन इन हिज हैंड कैन एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 180 न्यूटन। क्या हुआ भाई, बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, क्यों, बुलेट पहले रेस्ट पे थी, फाइनली उनका मोमेंटम हो गया 50। अब ऐसे n नंबर ऑफ बुलेट्स होंगी तो n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं तो उनका टोटल मोमेंटम होगा n इंटू 50, n इंटू 50। इतना चेंज अगर मोमेंटम में आएगा तो एक बड़ा सा फोर्स इस गन पे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस आदमी ने फोर्स लगाया कितना, 180 न्यूटन। तो जो फोर्स मोमेंटम चेंज की वजह से आया उसको बैलेंस किया जा रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 180 न्यूटन, उसको बैलेंस किया जा रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 180 न्यूटन। तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी नेट डिवाइड बाय डेल्टा टी, F इक्वल्स टू डेल्टा पी नेट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बेटा कितना फोर्स लगा रहा है सर, जो भी फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 180 न्यूटन की तो जरूरत पड़ती है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो 180 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो यहां से n इंटू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, फिर से सॉल्व किया, सो 180 इज इक्वल्स टू n इंटू 50 डिवाइड बाय डेल्टा टी। बेटा कितनी देर की बात कर रहे हैं, पर मिनट सर, कितनी की बात कर रहे हैं, पर मिनट, यानी कि जो डेल्टा टी होगा वो 1 मिनट का होगा, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड्स का होगा। बहुत शानदार, पर मिनट की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट की बातें होंगी तो 180 में से 0 मर जाएगा, तो 18 इज इक्वल्स टू 5n अपॉन 60। बेटा ये इधर चला जाएगा तो ये 12 टाइम कैंसिल आउट होगा और n का वैल्यू बनेगा 18 इंटू 12, सॉल्व करने पे 216। तो कितने नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किए गए यहां पे, कितने नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किए गए यहां पे, 216 बुलेट्स फायर की गई है 1 मिनट के अंदर। इन 1 मिनट 216 बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम दिस गन। बेटा समझ रहे हो बात को, तो ऐसे सवाल भी आए तो घबरा मत जाना, मोमेंटम कंजर्वेशन जिंदाबाद लगा देना, क्योंकि देखो भाई बुलेट और गन, मैं आपको पहले ही बता चुका था, बुलेट और गन भाई एक सिस्टम है यहां पे, बुलेट और गन का एक सिस्टम है यहां पे, इन पे कोई बाहर से कुछ नहीं करता, फोर्स लगाता है, ये इनका आपसी अंडरस्टैंडिंग है, इनका आपसी मामला है जो ये डील करते रहते हैं और आपस में ही सुलझा देते हैं इसको। तो इनका आपसी मामला है जो ये सुलझाते रहते हैं, बाहर से कोई नहीं आता इनको डिस्टर्ब करने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को मेरी, क्लियर चल रही है कहानी। चलिए बेटा, तो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको जल्दी से छाप लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट, आंसर क्या आ रहा है, 216। बहुत शानदार। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और समापन करते हैं हमारे आज के सेशन का। मैंने कहा था कि कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, बस कुछ और वैरायटी ऑफ सवाल जो बच गए थे सो मैंने करा दिए, क्योंकि ये जरूरी था, है ना। क्योंकि देखो ऐसे सवाल, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे भी दिख जाते हैं तो एक बार के लिए दिमाग में ये थॉट जरूर आएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन सर ने कहीं कराया था। अब तुम्हें कभी भी ऐसे मशीन गन वाला क्वेश्चन दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा कि एक बार क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था जहां मोमेंटम का कंजर्वेशन लग रहा था, या जैसे इससे पहले वाला वो न्यूक्लियस यूरेनियम का था जो इसमें से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकला। ऐसा सवाल आएगा तो दिमाग में थॉट आएगा कि यार सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था, है ना। या फिर वो प्लैंक वाला क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए तो दिमाग में एक थॉट आएगा कि सर ने क्वेश्चन कराया था इस प्रकार का कुछ, या वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ जाए। तो ऐसा अगर कहीं पे भी तुम्हें दिखता है तो एटलीस्ट दिमाग में ये बात तो क्लिक होगी ना कि सर ने क्लास में कहीं पे ऐसी बातें बताई थी और इसमें बोला था कि हो सकता है मोमेंटम कंजर्वेशन का कहीं इस्तेमाल हो जाए, तो तुम वही दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश तो करोगे। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में वो बातें क्लिक हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराता हूं। एक ही प्रकार के 10 सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है, वो तो तुम खुद भी कर लोगे, लेकिन 10 प्रकार के एक एक सवाल करा दो तो एक थॉट क्लियर हो जाएगा कि यार ठीक है, ऐसा सवाल आएगा तो ये करेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो ये करेंगे, ये वाला सवाल आएगा तो वैसे सॉल्व किया जाएगा।
तो ये बात समझना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप की अप्रोच लगाई जा सकती है। बाकी ये तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ही थॉट और ज्यादा क्लियर होता चलेगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही फायदा आप लोगों को मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, हर सेशन में बोलता हूं, सेशन की शुरुआत में भी बोलता हूं, एंड में भी बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। बाकी अगर आज के इस पार्ट में कोई भी डाउट तुम्हें लगे तो वीडियो को दोबारा देखिए। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। वहां पे आपको IIT JEE में जाना है। IIT JEE में जाके इस चैप्टर पे जब आएंगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। नॉट ओनली फॉर दिस लेक्चर चैप्टर बट बाकी सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स, DPPs और उनके वीडियो सॉल्यूशंस, हर एक चीज वेबसाइट पे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके हमने रख दी है, सो दैट आपको कभी भी कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो आप बस सीधा वेबसाइट पे जाओ, अपने वीडियोस को देखो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। अच्छा, वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपको एक वीडियो देखनी है, 2 वीडियो देखनी है, 10 वीडियोस देखनी है या 100 वीडियो देखनी है, देखो भाई, कोई मना नहीं है वहां पे। एंड दिस नॉट ओनली फॉर IIT JEE बट बाकी सारे कोर्सेज के लिए भी सेम चीजें हैं बेटा। जितने आपको लेक्चर्स देखने उतने लेक्चर्स देखिए, सारे फ्री रहेंगे। आप तो देखो इसे अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दो, बोल दो कि भाई अगर तुम भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सो मैग्नेट ब्रेन्स इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, आके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी यार चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है बजा दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।